हेलो दोस्तों, ऑप्टिमस इनसाइट्स चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एक एक्शन फैंटेसी फिल्म की जिसका नाम है पर्सी जैक्सन एंड द ओलंपियंस। वीडियो में आगे स्पॉयलर्स मिलने वाले हैं तो तैयार रहिए। कहानी की शुरुआत होती है समंदर की गहराइयों से, जहां पोसाइडन नाम का एक बेहद ताकतवर देवता इंसानों के शहर में आने का फैसला करता है। समंदर में कुछ बहुत अजीब हलचल हुई है जिसने उसे किनारे की तरफ आने पर मजबूर कर दिया है। ये देवता अचानक एक इंसान का रूप लेता है और चुपचाप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है। वहां वो देखता है कि उसका भाई ज्यूस पहले से ही उसका इंतजार कर रहा है। इसी बीच हमें पता चलता है कि ज्यूस का सबसे बड़ा और खतरनाक हथियार, जिसे लाइटनिंग बोल्ट कहते हैं, किसी ने चुरा लिया है। ज्यूस सीधा इल्जाम पोसाइडन के बेटे पर लगाता है। ये सुनकर पोसाइडन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो तुरंत इस इल्जाम को गलत बताता है। लेकिन ज्यूस उसकी एक नहीं सुनता। वो सीधे धमकी देता है कि अगर 14 दिन के अंदर उसका हथियार नहीं मिला तो एक बहुत ही भयानक युद्ध शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ हम कहानी के मेन कैरेक्टर पर्सी को देखते हैं, जो एक आधा इंसान और आधा देवता है। पर्सी अपने दोस्त ग्रोवर के साथ एक म्यूजियम में लेक्चर अटेंड कर रहा है, जहां उनका प्रोफेसर प्राचीन ग्रीस के इतिहास के बारे में बता रहा है। लेकिन क्लास खत्म होने से पहले ही पर्सी के पास एक और टीचर आती है और उसे तुरंत अकेले में बात करने के लिए कहती है। पर्सी के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो उस टीचर के साथ बगल वाले कमरे में चला जाता है। अंदर जाते ही पर्सी नोटिस करता है कि वो औरत अचानक पास रखे मचान के ऊपर कूद गई है। लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। अगले ही पल वो टीचर एक खौफनाक शैतान में बदल जाती है और सीधा पर्सी पर हमला कर देती है। वो पर्सी पर लाइटनिंग बोल्ट चुराने का इल्जाम लगा रही होती है। किस्मत से इससे पहले कि वो मॉन्स्टर पर्सी को नुकसान पहुंचा पाती, पर्सी का प्रोफेसर वहां आ जाता है और उस शैतान को जान से मारने की धमकी देता है। डर के मारे वो दुश्मन पर्सी को छोड़ देता है और तुरंत बिल्डिंग से बाहर भाग जाता है। अब पर्सी को समझ आ जाता है कि ज्यूस उसे हर जगह ढूंढ रहा है। प्रोफेसर के पास पर्सी को एक जादुई और ताकतवर हथियार देने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो ग्रोवर से कहता है कि पर्सी को तुरंत आधे देवताओं वाले कैंप में ले जाए। इसके बाद पर्सी, ग्रोवर और पर्सी की माँ एक कार में निकल पड़ते हैं। रास्ते में पर्सी की माँ उसे एक बहुत बड़ा राज बताती है कि उसका असली पिता कोई और नहीं बल्कि समंदर का देवता पोसाइडन है। ज्यूस ने देवताओं को अपने इंसानी बच्चों के साथ रहने पर रोक लगा रखी थी। इसी वजह से पोसाइडन कभी अपने परिवार के साथ नहीं रुक पाया। इसका मतलब था कि पोसाइडन सीधे तौर पर पर्सी की कोई मदद नहीं कर सकता। अब पर्सी को बचाने के लिए सिर्फ एक ही जगह थी, डेमीगॉड्स का कैंप, जहां एक जादुई बैरियर किसी भी मॉन्स्टर को अंदर आने से रोकता था। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक विशाल जानवर पहले से ही उनका पीछा कर रहा है। अचानक वो मॉन्स्टर एक गाय उठाकर सीधे उनकी कार के सामने फेंक देता है, जिससे कार जमीन पर बुरी तरह क्रैश हो जाती है। किस्मत से वे लोग इस क्रैश से जिंदा बच जाते हैं। तभी ग्रोवर कार का शीशा तोड़कर सबको बाहर निकालता है और बताता है कि वो असल में एक सैटर यानी आधा इंसान और आधा जानवर है। लेकिन इससे पहले कि वे वहां से भाग पाते, वो विशालकाय जानवर तेजी से उनकी तरफ दौड़ने लगता है। जान बचाने के लिए वे लोग उल्टी दिशा में भागते हैं। बहुत जल्द वे कैंप के एंट्री गेट तक पहुंच जाते हैं और सीधे अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन पर्सी देखता है कि वो जादुई बैरियर उसकी मां को अंदर आने से रोक रहा है, क्योंकि वो एक इंसान है। इसी बात का फायदा उठाकर वो विशाल मॉन्स्टर उसकी मां को पकड़ लेता है। यह एक बहुत बड़ा मिनोटॉर था जो पर्सी की मां को तुरंत किसी दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर देता है। अपनी मां को इस तरह गायब होते देख पर्सी अपना हथियार निकालता है और उस विशाल जानवर से भिड़ जाता है। लेकिन मिनोटॉर की ताकत के सामने वो एक खिलौने की तरह हवा में उड़कर दूर गिरता है और लगभग कुचला ही जाने वाला होता है। इस खौफनाक लड़ाई में मिनोटॉर का अपना ही सींग टूट जाता है। पर्सी तुरंत उस सींग को उठाता है और सीधा मॉन्स्टर के सीने में घोंप देता है। वो विशाल जानवर वहीं ढेर हो जाता है, लेकिन लड़ाई के इतने प्रेशर की वजह से पर्सी भी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। जब पर्सी को होश आता है तो वह खुद को एक अस्पताल में पाता है। ग्रोवर उसके पास बैठकर उसे जिंदा बचने की बधाई देता है। लेकिन पर्सी का इस कैंप में रुकने का कोई इरादा नहीं था। वो बस अपनी मां को ढूंढना चाहता है। ग्रोवर उसे समझाता है कि इस खतरनाक सफर पर जाने से पहले उसे ट्रेनिंग लेकर और ताकतवर बनना होगा। जल्दी ही वे दोनों उस आइलैंड के किनारे पहुंचते हैं और पर्सी ये देखकर हैरान रह जाता है कि जिस प्रोफेसर ने उसकी जान बचाई थी वो असल में चिरॉन नाम का एक सेंटोर है, जो आधा इंसान और आधा घोड़ा है। चिरॉन ही इन ट्रेनिंग कैंप्स का इंचार्ज है और उसके पास पर्सी की ट्रेनिंग शुरू करने का एक बहुत ही शानदार प्लान है। चिरॉन तुरंत सारे डेमीगॉड्स को उस जगह पर इकट्ठा करता है और पर्सी को ब्लू टीम में डाल देता है, जिसका लीडर ल्यूक नाम का एक लड़का है। ल्यूक बहुत ही अच्छे से पर्सी का अपनी टीम में स्वागत करता है। जल्दी ही ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जहां विरोधी टीमों को एक दूसरे का झंडा चुराना होता है। ये डेमीगॉड्स ऐसे लड़ रहे थे जैसे कोई असली जंग चल रही हो।
पर्सी और ल्यूक बिना किसी खरोंच के आगे बढ़ते हैं और दुश्मन का झंडा ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक विरोधी टीम उन पर घात लगाकर हमला कर देती है। दोनों तरफ से घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन दुश्मन गिनती में ज्यादा थे, इसलिए ल्यूक खुद को दांव पर लगाकर दुश्मनों को रोकता है ताकि पर्सी को वहां से बचकर निकलने का मौका मिल सके। पर्सी भागते हुए एक नदी के पास पहुंचता है और देखता है कि दुश्मन का झंडा पानी के ठीक उस पार रखा है। बिना एक पल सोचे पर्सी जीत हासिल करने के लिए दुश्मन के बेस की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी एनाबेथ नाम की एक लड़की उसका रास्ता रोक लेती है और बिना किसी रहम के पर्सी पर हमला कर देती है। पर्सी को भी तुरंत पलटवार करना पड़ता है, लेकिन एनाबेथ उस पर पूरी तरह से भारी पड़ती है। वो पर्सी को जोरदार तरीके से जमीन पर पटक देती है और वहां मौजूद सभी लोग एनाबेथ के नाम का शोर मचाने लगते हैं। लेकिन पर्सी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वह रेंगते हुए नदी के पानी की तरफ बढ़ता है और तभी एक चमत्कार होता है। पानी के छूते ही पर्सी के शरीर के सारे घाव पल भर में भरने लगते हैं। पर्सी को अपने शरीर के अंदर एक बेहद खतरनाक और भयानक ताकत महसूस होने लगती है। इसी नई ताकत के साथ वो दुश्मन टीम पर टूट पड़ता है और एक ही झटके में सभी को धूल चटा देता है। ये देखकर एनाबेथ गुस्से में पागल होकर पर्सी की तरफ दौड़ती है, लेकिन पर्सी तुरंत उसके हथियार छीन लेता है और उसे बुरी तरह हरा देता है। ये खौफनाक नजारा देखकर बाकी सब लोग पीछे हट जाते हैं और पर्सी अपनी टीम के लिए झंडा लेकर ये कंपटीशन जीत जाता है। कुछ समय बाद सारे डेमीगॉड्स टूर्नामेंट के बाद जश्न मना रहे होते हैं। अपनी शानदार जीत के बाद पर्सी पूरे कैंप में, खासकर लड़कियों के बीच, बहुत फेमस हो चुका था। लेकिन पर्सी को शायद खतरों से खेलने का शौक था, क्योंकि उसे सिर्फ उसी लड़की में दिलचस्पी थी जिसने गेम के दौरान उसकी जान लेने की कोशिश की थी। लेकिन इससे पहले कि वे दोनों आगे बात कर पाते, अचानक एक खौफनाक और बुरी शक्ति वहां आ धमकती है। ये अंडरवर्ल्ड का देवता हेडीज था, जो पर्सी को ढूंढता हुआ यहां तक आ पहुंचा था। वो भीड़ पर आग के गोले बरसाने लगता है और पूरे कैंप में तबाही मच जाती है। तभी पता चलता है कि हेडीज ने ही उस मिनोटॉर को पर्सी की मां को किडनैप करने के लिए भेजा था। ये दुष्ट देवता पर्सी से कहता है कि अगर उसे अपनी मां जिंदा चाहिए तो उसे ज्यूस का लाइटनिंग बोल्ट हेडीज के हवाले करना होगा। पर्सी के पास अपनी मां को बचाने का यही एक रास्ता था, भले ही उसने वो बोल्ट कभी चुराया ही नहीं था। किस्मत से पर्सी के नए दोस्त भी इस मुश्किल सफर में उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। एनाबेथ बताती है कि सिर्फ एक ही इंसान है जो उन्हें हेडीज की दुनिया यानी अंडरवर्ल्ड में छुपकर घुसने में मदद कर सकता है। जल्दी ही वे सब ल्यूक के घर पहुंचते हैं और पता चलता है कि ल्यूक असल में हर्मीज का बेटा है। उसके पास अपने पिता के कई ऐसे जादुई गैजेट्स हैं जो टीम को हेडीज तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। इनमें एक उड़ने वाले जूतों का जोड़ा था और एक बहुत ही पावरफुल शील्ड थी जो किसी भी हमले से बचा सकती थी। लेकिन अंडरवर्ल्ड में घुसने से ज्यादा मुश्किल वहां से जिंदा बाहर आना था। बाहर निकलने के लिए हर इंसान के पास एक खास जादुई पर्ल होना जरूरी था जो उन्हें वहां से टेलीपोर्ट कर सके। जल्दी ही वे लोग अपनी पहली मंजिल पर पहुंचते हैं जहां पहला पर्ल मौजूद था। अंदर जाते ही ग्रुप ये देखकर हैरान रह जाता है कि पूरी बिल्डिंग में बहुत सारी पत्थर की मूर्तियां खड़ी थीं। कुछ ही देर में टीम को एक ऐसा फव्वारा मिलता है जो सोने के सिक्कों से भरा था। ये वही सिक्के थे जो सिर्फ प्राचीन ग्रीस में इस्तेमाल होते थे। इसका मतलब था कि वे पर्ल के बहुत करीब थे। ज्यादा जगह छान मारने के लिए टीम अलग अलग दिशाओं में जाने का फैसला करती है। वे नोटिस करते हैं कि जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे हैं, मूर्तियों के चेहरे के भाव और भी ज्यादा खौफनाक होते जा रहे हैं। तभी एनाबेथ को बिल्डिंग के अंदर एक और इंसान मिलता है जो उसे बताता है कि वे लोग बहुत बड़े खतरे में हैं और उन्हें तुरंत यहां से भाग जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वे लोग बाहर निकल पाते, काले चश्मे पहने एक रहस्यमयी औरत उनका रास्ता रोक लेती है और बताती है कि उसने ही यहां आने वाले सभी लोगों को पत्थर का बना दिया है। ये औरत कोई और नहीं बल्कि मॉन्स्टर मेडुसा थी। देवताओं ने उसे एक बहुत भयानक श्राप दिया था कि जो भी उसकी आंखों में देखेगा वो हमेशा के लिए जम जाएगा और एक पत्थर की मूर्ति बन जाएगा। ये सुनकर एनाबेथ तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती है, जबकि मेडुसा लगातार उसे पत्थर में बदलने की कोशिश करती है। किस्मत से एनाबेथ के दोस्त उसे ढूंढ लेते हैं। पर्सी चालाकी से दुश्मन का ध्यान भटकाता, जिससे मेडुसा पागलों की तरह उसके पीछे भागने लगती है। इसी बीच मौका पाकर ग्रोवर एनाबेथ को उस मूर्ति की पकड़ से आजाद कर लेता है। दूसरी तरफ पर्सी लगातार भाग रहा था और वो खूंखार मॉन्स्टर बिना रुके उसका पीछा कर रही थी। लेकिन पर्सी उस मॉन्स्टर के बिछाए जाल में फंस जाता है। मेडुसा बहुत सारी मूर्तियों को पर्सी के ऊपर गिरा देती है, जिससे वो पर्सी को पकड़ने में कामयाब हो जाती है। मेडुसा जबरदस्ती पर्सी की आंखें खोलने की कोशिश करती है ताकि वो हमेशा के लिए वहीं पत्थर बन जाए। लेकिन इससे पहले कि वो पर्सी को मार पाती, अचानक एक ट्रक तेजी से आता है और मेडुसा को जोरदार टक्कर मारकर जमीन पर गिरा देता है। पर्सी के दोस्त उसे बचाने आ गए थे। वे कुछ देर के लिए मॉन्स्टर को सुन्न कर देते हैं, जिससे पर्सी को आगे बढ़कर अपनी तलवार से दुश्मन का सिर धड़ से अलग करने का मौका मिल जाता है।
वे लोग गाड़ी से बाहर आते हैं और जमीन पर पड़े उस कटे हुए सिर को अपने साथ रखने का फैसला करते हैं ताकि आगे चलकर वो किसी दुश्मन के खिलाफ हथियार का काम कर सके। इसी दौरान पर्सी की नज़र मेडुसा के ब्रेसलेट पर पड़ती है जहां पहला जादुई पर्ल लगा हुआ था। वो तुरंत उस जादुई चीज को निकाल लेता है। जादुई नक्शे का पीछा करते हुए वे लोग अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ते हैं और एक बहुत बड़े प्राचीन म्यूजियम में पहुंचते हैं। बिल्डिंग के अंदर जाते ही वे देखते हैं कि दूसरा पर्ल एक बहुत विशाल मूर्ति के सिर के ठीक ऊपर रखा हुआ है। इसका मतलब था कि पर्ल हासिल करने के लिए उन्हें किसी तरह उस मूर्ति पर चढ़ना होगा। वे लोग रात होने का इंतजार करते हैं और चुपके से म्यूजियम में घुस जाते हैं, लेकिन अंदर जाकर पता चलता है कि सफाई कर्मचारी अभी भी बिल्डिंग का फर्श साफ कर रहे हैं। एनाबेथ तुरंत एक प्लान बनाती है और अपनी स्लीपिंग डार्ट्स का इस्तेमाल करके अंधेरे से उन कर्मचारियों को बेहोश कर देती है। रास्ता साफ देखकर पर्सी ल्यूक के दिए हुए उड़ने वाले जूते पहनता है और हवा में तैरते हुए उस विशाल मूर्ति के सिर की तरफ बढ़ने लगता है। पर्सी उस मूर्ति के ताज तक पहुंचता है, पर्ल निकालता है और जीत की खुशी के साथ जमीन पर वापस आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वे लोग बिल्डिंग से बाहर निकल पाते, अचानक वे बेहोश कर्मचारी फिर से उनके सामने आ जाते हैं। वे सभी एक साथ एक ही आवाज में बात कर रहे थे और टीम से लाइटनिंग बोल्ट वापस मांग रहे थे। तभी पता चलता है कि वे कर्मचारी असल में भेष बदलकर छिपे हुए मॉन्स्टर थे। पलक झपकते ही वे अपने असली रूप में आ जाते हैं और एक बहुत विशाल हाइड्रा में बदल जाते हैं जो सब पर भारी पड़ रहा था। टीम जान बचाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उन पर भयानक आग उगलने लगता है। इसी अफरा तफरी में पर्सी के हाथ से पर्ल नीचे गिर जाता है। डेमी गॉड्स छुपकर अपने हथियारों से मॉन्स्टर पर हमला करते हैं। पर्सी को एक मौका मिलता है और वो आग की लपटों से बचते हुए सीधे उस मॉन्स्टर के कई सिरों की तरफ बढ़ता है। पर्सी अपनी तलवार से उस दुश्मन की गर्दन पर जोरदार वार करता है और उसके कई सिर धड़ से अलग कर देता है। मॉन्स्टर को बहुत भयानक चोट लगती है और वो विशाल सांप जमीन पर गिर पड़ता है। लेकिन इससे पहले कि वे लोग जश्न मना पाते, उन्हें एहसास होता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। वो विशाल मॉन्स्टर बहुत तेजी से खुद को हील करने लगता है और उसके कटे हुए सिर की जगह और भी ज्यादा नए सिर निकल आते हैं। अब वो पहले से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका था। टीम को अपनी चाल बदलनी पड़ती है। एनाबेथ अपने तीरों से मॉन्स्टर का ध्यान भटकाती है ताकि पर्सी पर्ल उठा सके, लेकिन मॉन्स्टर अपनी जानलेवा आग से पर्सी को एक मूर्ति के पीछे रोक देता है। पर्सी की जान जाने ही वाली थी कि तभी उसे म्यूजियम के फव्वारों से पानी की ताकत महसूस होती है। पर्सी पानी की एक बहुत विशाल लहर बुलाता है और सीधे उस मॉन्स्टर पर दे मारता है, जिससे वो सांप पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। पर्सी तुरंत पर्ल उठाता है और अपने दोस्तों के साथ बाहर भागने लगता है, लेकिन बाहर जाने वाले सारे दरवाजे पहले से ही लॉक थे। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। पर्सी तुरंत मेडुसा का कटा हुआ सिर निकालता है और उसकी आंखें उस विशाल सांप की तरफ कर देता है। देखते ही देखते वो खूंखार मॉन्स्टर पत्थर की एक विशाल मूर्ति में बदल जाता है और डेमीगॉड्स ये जंग जीत जाते हैं। इसके बाद वे लोग तीसरे और आखिरी पर्ल के लिए लास वेगास के लोटस कसीनो में पहुंचते हैं। जैसे ही वे उस रंग बिरंगी बिल्डिंग में अंदर जाते हैं, कुछ वेट्रेस उन्हें मुफ्त में लोटस केक खाने के लिए देती हैं। बिना कुछ सोचे वे लोग वो केक खा लेते हैं। खाते ही उन्हें एक बहुत अजीब सा नशा महसूस होने लगता है जो उनके दिमाग से पर्ल ढूंढने के मिशन को पूरी तरह से मिटा देता है। लगातार लोटस फूल खाने की वजह से वे लोग कसीनो की चकाचौंध में पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो जाते हैं और असल दुनिया को भूल जाते हैं। लेकिन किस्मत से पर्सी जुए की एक टेबल पर रखा पर्ल देख लेता है। उसे देखते ही पर्सी को याद आ जाता है कि वे लोग यहाँ क्यों आए थे। वो तुरंत लोटस फूल खाना बंद कर देता है। उसे समझ आ जाता है कि वे लोग दुश्मन के जाल में फंस गए थे। पर्सी तुरंत अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें उस अजीब से नशे से बाहर निकालने की कोशिश करता है। वो टीम को बताता है कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। वे लोग तुरंत एग्जिट की तरफ भागते हैं। कसीनो के सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन डेमीगॉड्स बड़ी आसानी से उन्हें मार गिराते हैं और पर्सी उसी समय जादुई पर्ल भी उठा लेता है। जल्दी ही वे लोग कसीनो के अंदर खड़ी एक शो कार में बैठते हैं और उसे स्टेज से उतारकर सीधे सामने वाले दरवाजे तोड़ते हुए बाहर निकल जाते हैं। इस तरह वे उस जिंदा बुरे सपने से बाहर आ जाते हैं। लेकिन शहर से बाहर निकलते ही उन्हें एहसास होता है कि वे कई दिनों तक उस कसीनो में फंसे रहे थे और अब देवताओं का खौफनाक युद्ध शुरू होने में सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। किस्मत से नक्शे की मदद से वे अपनी आखिरी मंजिल मशहूर हॉलीवुड माउंटेन तक पहुंच जाते हैं। हेडीज के अंडरवर्ल्ड का दरवाजा उसी हॉलीवुड साइन के ठीक पीछे था। जमीन पर एक रहस्यमयी रास्ता खुलता है और वे लोग अंदर चले जाते हैं। अंदर पहुंचते ही वे कंकालों से भरे एक कमरे में आते हैं, जहां उनकी मुलाकात उस शख्स से होती है जो मरे हुए लोगों की आत्माओं को अंडरवर्ल्ड ले जाता है। वे लोग मेडुसा के अड्डे से मिले सोने के सिक्कों से उसे पैसे देते हैं और नाव में बैठकर उस दुनिया की तरफ निकल पड़ते हैं जहां सिर्फ मौत और दुख था। जल्दी ही वे हेडीज के एक बहुत विशाल महल के सामने पहुंचते हैं।
वे अपने हथियार निकालकर धीरे धीरे नाव से उतरते हैं और बहुत सावधानी से उस रहस्यमयी बिल्डिंग में अंदर जाते हैं। लेकिन अचानक उन पर दो बेहद खूंखार हेलहाउंड्स हमला कर देते हैं जो उनकी जान लेने वाले थे। तभी हेडीज की पत्नी परसेफनी आकर उनकी जान बचाती है। हैरानी की बात यह थी कि परसेफनी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। वह उन्हें अपने पति हेडीज के पास ले जाती है। अंडरवर्ल्ड का राजा हेडीज सामने आता है और तुरंत पर्सी से लाइटनिंग बोल्ट मांगता है। पर्सी साफ मना कर देता है कि उसने ज्यूस का हथियार नहीं चुराया। ये सुनकर हेडीज गुस्से से पागल हो जाता है और पर्सी की मां को सबके सामने छोड़ देता है ताकि पर्सी अपनी मां को मरते हुए देख सके। पर्सी तुरंत अपने हथियार जमीन पर डाल देता है और दौड़कर अपनी मां को गले लगा लेता है। लेकिन तभी हेडीज की नजर पर्सी की शील्ड पर पड़ती है। लाइटनिंग बोल्ट इस पूरे समय उसी शील्ड के अंदर छिपा हुआ था। उस जादुई हथियार के मिलते ही हेडीज और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। अब सबको समझ आ जाता है कि ल्यूक ही वो इंसान था जिसने देवताओं से लाइटनिंग बोल्ट चुराया था और शील्ड में छुपा दिया था। मनचाही चीज मिलने के बावजूद हेडीज उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। वो उन सभी कैदियों की आत्मा निकालकर उन्हें जान से मारने का प्लान बनाता है। लेकिन इससे पहले कि वे लोग आग में धकेले जाते, परसेफनी अपने ही पति को धोखा दे देती है। वो लाइटनिंग बोल्ट छीनकर हेडीज पर एक बहुत भयानक ब्लास्ट करती है जिससे हेडीज हवा में उड़ता हुआ दूर दीवार से जा टकराता है। बाकी लोग आग में गिरने से बच जाते हैं और लड़ने के लिए तुरंत परसेफनी के पीछे खड़े हो जाते हैं। लेकिन परसेफनी उन्हें बताती है कि वो उनकी दुश्मन नहीं है। असल में वो बहुत लंबे समय से अपने पति से बदला लेना चाहती थी क्योंकि हेडीज ने ही उसे उसके परिवार से दूर किया था और अनगिनत सालों तक अंडरवर्ल्ड में कैद करके रखा था। परसेफनी वो लाइटनिंग बोल्ट वापस पर्सी को दे देती है क्योंकि वो भी चाहती थी कि पर्सी देवताओं का वो खौफनाक युद्ध रोक दे। लेकिन वहां से निकलने से पहले उन्हें याद आता है कि उनके पास सिर्फ 3 ही जादुई पर्ल हैं। इसका मतलब था कि किसी एक इंसान को पीछे अंडरवर्ल्ड में ही रुकना होगा। सबको हैरान करते हुए ग्रोवर खुद वहां रुकने का फैसला करता है। जल्दी ही वे लोग अपने अपने पर्ल जमीन पर रखते हैं और उन पर पैर रख देते हैं। वे तीनों तुरंत उस दुनिया से टेलीपोर्ट होकर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर वापस आ जाते हैं जिसका रास्ता सीधे स्वर्ग की तरफ जाता था। लेकिन इससे पहले कि वे एंट्रेंस तक पहुंच पाते, हवा में उड़ता हुआ एक दुश्मन उनका रास्ता रोक लेता है। ये कोई और नहीं बल्कि ल्यूक था। अब पूरी कहानी साफ हो चुकी थी कि इस पूरी साजिश के पीछे ल्यूक का ही हाथ था। वो चाहता था कि देवता आपस में लड़कर खुद को तबाह कर लें ताकि उसकी पीढ़ी इंसानों पर राज कर सके। ल्यूक आसमान से सीधा पर्सी पर जोरदार हमला करता है और लाइटनिंग बोल्ट वापस ले जाने से रोकता है। वो पर्सी को लात मारकर जमीन पर गिरा देता है और जादुई हथियार छीन लेता है। बोल्ट मिलते ही ल्यूक और भी खतरनाक हो जाता है और पर्सी और उसके दोस्तों पर बेहद भयानक एनर्जी बीम फायर करने लगता है जिससे हर तरफ बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं। ल्यूक मौका देखकर भागने की कोशिश करता है लेकिन उसे पता नहीं था कि पर्सी के पास अभी भी उड़ने वाले जूते हैं। पर्सी तुरंत आसमान में उड़कर उस दुश्मन का पीछा करने लगता है। दोनों डेमीगॉड्स आसमान के बीचों बीच टकराते हैं। लाइटनिंग बोल्ट को हासिल करने के लिए दोनों के बीच एक बेहद खौफनाक जंग शुरू हो जाती है। लेकिन ल्यूक बाजी मार लेता है और अपनी पूरी ताकत से पर्सी को दूर फेंक देता है। पर्सी खुद को संभालता है लेकिन ल्यूक लगातार उसका पीछा कर रहा था। तभी पर्सी चालाकी से साइड से ल्यूक पर हमला करता है जिससे ल्यूक के हाथ से लाइटनिंग बोल्ट छूटकर नीचे गिर जाता है। पर्सी तुरंत उस जादुई हथियार को पकड़ लेता है और अपने दोस्तों के पास उड़कर जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी ल्यूक पीछे से पर्सी पर एक जोरदार हमला करता है। पर्सी आसमान से सीधा एक बिल्डिंग की छत पर आकर क्रैश हो जाता है। हालात और भी खराब हो जाते हैं जब ल्यूक दोबारा से लाइटनिंग बोल्ट हासिल कर लेता है और पर्सी को पूरी तरह से घेर लेता है। ल्यूक बस पर्सी की जान लेने ही वाला था कि तभी पर्सी अपनी उसी पुरानी शक्ति का इस्तेमाल करता है। वो बिल्डिंग की प्रेशर पानी की टंकियों से पानी की एक विशाल लहर बुलाता है और सीधे ल्यूक के ऊपर पूरी ताकत से दे मारता है। इस भयानक प्रहार से दुश्मन पूरी तरह से हार जाता है। लेकिन ल्यूक इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वह लड़खड़ाते हुए फिर से खड़ा हो जाता है। पर्सी ये देखता है और तुरंत पानी में से अपना जादुई त्रिशूल निकालता है। वो पूरी ताकत से वो हथियार ल्यूक पर फेंकता है जिससे ल्यूक सीधा उड़कर समंदर में जा गिरता है। पर्सी लाइटनिंग बोल्ट लेकर तुरंत अपने दोस्तों के पास पहुंचता है और उस सीक्रेट दरवाजे से अंदर चला जाता है जो सीधे बाकी देवताओं तक जाता था। ज्यूस बस कयामत का काउंटडाउन खत्म करने वाला था कि तभी पर्सी बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचकर लाइटनिंग बोल्ट उसके असली मालिक को लौटा देता है। पर्सी पूरी सच्चाई बताता है कि ल्यूक ने ही शुरुआत में यह हथियार चुराया था क्योंकि वो चाहता था कि देवता खुद को तबाह कर लें। यह सुनकर देवताओं को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास होता है। इसी बीच पर्सी के पिता पोसाइडन को आखिरकार अपने बेटे से दोबारा मिलने का मौका मिल जाता है।
पोसाइडन पर्सी का साथ न दे पाने के लिए माफी मांगता है और बताता है कि वो अपने बेटे से कितना प्यार करता है। पिता और बेटे के बीच की सारी दूरियां मिट जाती हैं। कुछ समय बाद पर्सी वापस कैंप लौट आता है और ये देखकर बहुत खुश होता है कि ग्रोवर अंडरवर्ल्ड से सही सलामत इंसानी दुनिया में वापस आ चुका है। अब पर्सी को भी इस कैंप में रुकने की एक असली और पक्की वजह मिल चुकी थी। वे लोग भविष्य के खतरों से इंसानी दुनिया को बचाने के लिए एक बार फिर से अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं।